नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में बीते बृहस्पतिवार को आतंकी हमले में शहीद हुए बम्बियाला गांव के नायक बीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार नारायणगढ़ के त्रिवेणी संगम पर पूरे सैनिक सम्मान और हिंदी रीति रिवाज के साथ किया गया। शहीद के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से शहीद बीरेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी। इससे पूर्व गौचर हवाई पट्टी से सेना के विशेष वाहन से शहीद बीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर दोपहर 12:30 बजे नारायणगढ़ पहुंचा और अंतिम दर्शनों के लिए जीआईसी के प्रांगण में सेना के बैंड के साथ लाया गया। शहीद वीर सैनिक के पिता सुरेंद्र सिंह, उनकी दोनों बेटियां इशिका और आयशा व बड़े भाई धीरेंद्र सिंह ने शहीद बीरेंद्र सिंह के अंतिम दर्शन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की है। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर पहुंचकर रामपुरम कॉलोनी में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का भी लोकार्पण किया है। अपने दौरे के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राजनीति और लोगों की सेवाओं में गुजरा है। उन्होंने सपना देखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में विकसित हो। उनकी यह सोच आगे बढ़ रही है। पूरा भारत विकास की ओर अग्रसर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वह कर दिखाया जो हर किसी पार्टी के बस की बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि उनकी अनेक योजनाएं भारत की जनता के लिए समर्पित हैं। इसी के साथ ही श्री धामी व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और व्यापार मंडल के पदाधिकारी को शपथ दिलाई है। राजनीति के शीर्ष पुरुष, हम सब के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के निर्माण में जिनका प्रमुख योगदान रहा, यानी कि मुख्य योगदान रहा, यानी निर्माण उत्तराखंड के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने बात रखी है। श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यहां काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह बात केवल अजात शत्रु राजनीतिक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ही कह सकते थे कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई
कभी मत देना। देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी ने अपने शासन में दिखाया कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और सब लोगों को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज उस उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार सुशासन दिवस मनाती है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया भव्य मूर्ति अटल जी की बन रही है इस अटल पार्क में। हमारे राम मेहता जी बड़े नेता हैं यहाँ के, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अनावरण होगा और उसके बाद एक विशाल जनसभा में वो संबोधित करेंगे। और ये बहुत खुशकिस्मती है काशीपुर की, माननीय मुख्यमंत्री जी को काशीपुर से बहुत प्यार है और लगातार काशीपुर में आकर काशीपुर की समस्याओं को देखते रहते हैं। और जो काशीपुर की मांगे हैं उनमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में काशीपुर का और आगे विकास भली भांति होने की संभावना मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरीके का आपने जो है मांग यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, गणेश जोशी जी, हमारे संगठन के रचयिता अजय जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और यहाँ पर पार्क का उद्घाटन है, उसके बाद मूर्ति का जो है अनावरण है और उसके पश्चात यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग है जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और सुशासन दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को हम मना रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है। और मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं में एक भावना है जो यहाँ पर दिखाई देती है। जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए जो है डिमांड की जा रही है, तो उसके लिए क्या आज यहाँ वार्ता की जाएगी? मेरी पूर्व में भी बात हुई और हम लोग आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी मैं मुख्यमंत्री से स्टेज पर भी ये बात करने वाला हूँ, निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने नए साल के आगाज में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 दिसंबर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया रहेगा। यही नहीं, विभाग ने 31 दिसंबर की रात पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना जताई है। तो आपको बताना चाहेंगे, मौसम विभाग ने यहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्वानुमान जारी किया है। ये बताया है कि एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जो है वो जारी किया है। प्रदेश में फिलहाल घना कोहरा है, येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और 26 और 27 दिसंबर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त देहरादून से धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। धनराज, मौसम को लेकर एक बार फिर से पूर्वानुमान जो है वो जारी किया हुआ है। अभी की बात करें तो किस तरह का मौसम है और क्या ऐसे लगता है कि मौसम बहुत जल्दी करवट लेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहीं न कहीं उत्तराखंड के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 2 दिन यानी कि 26 और 27 तारीख को मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने की उम्मीद जताई है। और वही मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 2 दिन येलो अलर्ट है और ऐसे में कहीं न कहीं कोहरे के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचने की आवश्यकता है। और देखिएगा कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कहीं न कहीं 31 दिसंबर की रात को भी बारिश हो सकती है और जो नए साल की शुरुआत होगी वो कहीं न कहीं बारिश के साथ हो सकती है। तो ऐसे में जब बारिश होती है तो लाजमी है कि जो उत्तराखंड के जो पर्यटन क्षेत्र हैं यानी कि जो पर्यटन स्थल है वहां पर कहीं ना कहीं भीड़ देखने को मिलती है। और ऐसे आप देखिएगा कि नया साल भी है, नए साल के कारण कहीं ना कहीं बर्फबारी भी देखने को मिलती है और उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो दूर दूर से आते हैं और उनकी सुरक्षा और व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल। तो और अगर तैयारियों की बात करें नए साल की, खास तौर पर क्योंकि पर्यटकों का जमावड़ा होता है, बाकी बड़ी सारी चीजें होती हैं जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था आती है या बाकी अन्य सुविधाएं जो यात्रियों को मिलनी चाहिए, कहीं दिक्कत ना हो जाए ठंड में, तो क्या कोई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए नए साल को देखते हुए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि मैदानी क्षेत्र में कोहरा छाया रहेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उसको देखते हुए कहना कि शासन प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। और नया साल है, नए साल पर क्योंकि पर्यटन स्थल है तो पर्यटक दूर दूर से आते हैं और उनकी व्यवस्था करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसे में सर्दी
से कोई मौत ना हो और पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए अलाव का प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रैन बसेरों को भी दुरुस्त करने के निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि यदि हम बात करें यहाँ पर यातायात की, क्योंकि जब नया साल होता है तो कहीं ना कहीं पर्यटन दूर दूर से आते हैं और सबसे बड़ी समस्या जो राजधानी देहरादून के अंदर खासकर आती है वो है जाम की। कि जाम में इस कदर लग जाता है कि 2-2, 3-3 घंटे यात्रियों को कहीं ना कहीं उस जाम में फंसे रहना पड़ता है और जिसके कारण वो अपना नया साल नहीं मना पाते हैं। तो इससे बचने के लिए अब आप देखिएगा कि देर रात एसएसपी अजय सिंह खुद सड़कों पर उतरे हैं और तमाम जो यातायात के रूट डाइवर्जन की बात करें, तमाम तरह के रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं और एसएसपी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं कि ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि खासकर मसूरी की यदि हम यहाँ पर बात करें तो मसूरी में जो जमावड़ा है पर्यटकों का वो लगता है, उसको देखते हुए जाम की स्थिति ना बने उसके लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि मौसम वहां पर बदलने की संभावना है और मौसम विभाग ने भी पूरा अनुमान जारी किया है। अगले 2 दिन भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है और नए साल की भी तैयारियां पूरी कर ली है। आगे बढ़ते हैं। लक्सर में छाए घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों में और बढ़ोतरी कर दी है। कोहरे के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग की है। वहीं करण बाहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया था और ये बात अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही देते हुए कही है। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों, 2 के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। 2 के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। डीजीपी साहब, वर्तमान जो डीजीपी हैं, वो खुद लिख रहे हैं उत्तराखंड डिमोलिशन ऑफ अंडरवे ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी एट वनंतरा रिजॉर्ट। ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के पद में वो सुशोभित हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। अगर मुख्यमंत्री किसी चीज़ में अपराध में सम्मिलित हो, पद में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझा जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके किसी वैकल्पिक व्यक्ति को बैठाना चाहिए। जांच के बाद अगर निर्दोष पाए जाए तो उनको फिर बैठना चाहिए, लेकिन जांच होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज की इधर लालकुआं के हल्दूचौड़ स्थित शिवपुरी कॉलोनी में वीर बाल दिवस के अवसर पर रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजन श्री दशमेश सेवक जत्था द्वारा किया गया है। इस अवसर पर लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट भी मौजूद रहे। विधायक मोहन बिष्ट ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर का आयोजन समय समय होते रहना चाहिए, क्योंकि रक्तदान महादान है, इसलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। दान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक नवीन दुमका भी मौजूद रहे। उन्होंने इस शिविर के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि उनके इस नेक कार्य से कई लोगों के जीवन बचेंगे। पूर्व विधायक नवीन दुमका ने रक्तदान करने को महत्वपूर्ण बताते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा इसे किए जाने की प्रेरणा दी है। देखिए, माननीय मोदी जी हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देशानुसार
प्रत्येक स्थान पर जो अपना वीर बाल दिवस के बैनर तले और उससे उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है रक्तदान शिविरों का विभिन्न प्रकार के जो सेवा के कार्य उनको करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 26 तारीख को जो अपने गुरुद्वारों में उनमें विशेष रूप से प्रार्थना सभाओं का, उनमें अरदास का, उनमें जो है सेवा का कार्यक्रम रखा गया है। इसी क्रम में आज अपने हल्दूचौड़ क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं और संजीवनी अस्पताल हल्द्वानी के सहयोग से सर्वे में हिस्सा लिया और क्या कुछ कहानी है। तो आपको याद रखिएगा कि गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से सर्वे किया गया था और सबसे बड़ा सर्वे जो है वो लोकसभा सूबा कश्मीर के हवाले से भी हम आपके सामने, यहाँ पर 3 सीटें हैं। तो फारूक अब्दुल्ला के लिए 46%